हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 11 के आज के वीडियो में आप लोगों को नया टॉपिक में बताने जा रहा हूं। टॉपिक का नाम है सीमांत अभिकारक। आज का टॉपिक है सीमांत अभिकारक। अब बेटा, सीमांत अभिकारक का मतलब होता है ऐसा अभिकारक पदार्थ जो रासायनिक क्रिया के दौरान समाप्त हो जाता है। ऐसा अभिकारक पदार्थ जो रासायनिक क्रिया के दौरान समाप्त हो जाए, उस पदार्थ को हम सीमांत अभिकारक कहते हैं। और यह पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद की मात्रा का निर्धारण करता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद की कितनी मात्रा बनेगी, उसका निर्धारण सदैव सीमांत अभिकारक के द्वारा किया जाता है। जैसे एक हम इसको उदाहरण समझें। हमारे पास 20 आदमियों की चाय बनाने के लिए सारा सामान मौजूद है। 20 आदमियों की चाय बनाने के लिए हमारे पास सारा सामान मौजूद है, लेकिन चीनी जो है वो केवल 10 आदमियों की चाय बनाने लायक मौजूद है। चीनी केवल 10 आदमियों की चाय बनाने के लायक मौजूद है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम चाय को सही तरीके से बनाना चाहेंगे तो चाय बनेगी केवल 10 आदमियों। यानी चीनी क्या मानी जाएगी इस अवस्था में? सीमांत अभिकारक मानी जाएगी, जो बनने वाले उत्पाद की मात्रा को निर्धारित करती है। तो ऐसा कोई भी पदार्थ जो रासायनिक क्रिया में बने हुए उत्पाद की मात्रा का निर्धारण करता है, उस पदार्थ को नाम दिया जाता है सीमांत अभिकारक। तो सीमांत अभिकारक को हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि कोई भी पदार्थ जो अभिक्रिया में बने हुए उत्पाद की मात्रा का निर्धारण करे, वह पदार्थ जो है सीमांत अभिकारक के नाम से जाना जाता है। अब इसमें सीमांत अभिकारक से संबंधित अपन कुछ यहां पर उदाहरणों को यहां पर देखेंगे। जैसे हमारा एक प्रश्न है, दो मोल नाइट्रोजन व 3 मोल हाइड्रोजन परस्पर क्रिया करके अमोनिया का निर्माण करते हैं, उत्पाद की मात्रा ज्ञात करो। देखिए, हमारा प्रश्न दिया हुआ है 2 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन, ये आपस में क्रिया करेंगे और इनकी क्रिया के द्वारा अमोनिया का निर्माण होता है। तो अमोनिया निर्माण की प्रक्रिया में बनने वाले उत्पाद की मात्रा आपसे पूछी गई। अब इसमें हम इसको हल किस प्रकार करें? सबसे पहला काम होता है संतुलित समीकरण को लिखना। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन बराबर अमोनिया। यह अभिक्रिया का एक संतुलित समीकरण। अब इस समीकरण के अनुसार हमें क्या दिखाई दे रहा है? 1 मोल, 1 अणु मतलब 1 मोल, 3 अणु मतलब 3 मोल। जब 1 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल हाइड्रोजन क्रिया करते हैं तो इसमें बनती है 2 मोल अमोनिया। ये जो हमने लिखा है, ये संतुलित समीकरण के आधार पर लिखा है। 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन परस्पर क्रिया करने पर 2 मोल अमोनिया का निर्माण करेंगे। अब प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? प्रश्न से
इसके मोल है 2 और इसके मोल है 3, तो यहां अमोनिया की मात्रा क्या होगी ये हमारे से पूछा गया। तो सबसे पहला काम है यहां पर सीमांत अभिकारक का निर्धारण। देखो जैसे हमें दिखाई पड़ रहा है कि 1 मोल नाइट्रोजन के साथ 3 मोल हाइड्रोजन आवश्यक है। 1 मोल नाइट्रोजन के साथ 3 मोल हाइड्रोजन आवश्यक है, तो 2 मोल नाइट्रोजन के साथ हमको 6 मोल की आवश्यकता होगी। एक के साथ 3 मोल हाइड्रोजन क्रिया कर रहा है, तो 2 मोल के साथ 6 मोल हाइड्रोजन क्रिया करनी चाहिए। तो क्या हमारे पास 6 मोल हाइड्रोजन उपस्थित है? नहीं है। इसका अर्थ यह निकला कि यहां पर हाइड्रोजन क्या होगा? सीमांत अभिकारक होगा। हाइड्रोजन क्या होगा? सीमांत अभिकारक। तो जो अभिकारक कम रहता है या जो अभिकारक अभिक्रिया के दौरान समाप्त हो जाता है, वो अभिकारक क्या माना जाएगा? यहां पर सीमांत। 2 मोल के साथ 6 मोल हाइड्रोजन आवश्यक थे, लेकिन वास्तव में उपस्थित कितने हैं? 3 मोल हाइड्रोजन उपस्थित है, यानी हाइड्रोजन की मात्रा आवश्यकता से कम है, तो हम हाइड्रोजन को मानेंगे सीमांत अभिकारक। अब इसके आधार पर हम निकाल सकते हैं अमोनिया की मात्रा। अमोनिया की मात्रा कैसे निकलेगी? देखो 3 मोल हाइड्रोजन, हम जो भी उत्तर निकालेंगे वो हाइड्रोजन के आधार पर निकालेंगे। उत्पाद की मात्रा हमेशा सीमांत अभिकारक के आधार पर निकाली जाती है। 3 मोल हाइड्रोजन देता है 2 मोल अमोनिया। हमारे प्रश्न के अनुसार हमारे पास हाइड्रोजन का 3 मोल है, और हाइड्रोजन चूंकि सीमांत अभिकारक है, इसके कारण से हम जो भी निर्धारण करेंगे उत्पाद का वो हाइड्रोजन के आधार पर करेंगे। तो हमारा उत्तर हो जाएगा इसका 2 मोल। 2 मोल क्यों हुआ? समीकरण के अनुसार 3 मोल हाइड्रोजन से बनता है 2 मोल, और यहां भी 3 मोल हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन हमारा सीमांत अभिकारक है। तो हम सीमांत अभिकारक हाइड्रोजन के आधार पर अमोनिया के मोलों का निर्धारण करेंगे। अच्छा, यदि अगर हमें अमोनिया की ग्राम में मात्रा निकालनी हो, तो ग्राम में मात्रा निकालने के लिए हम क्या करते हैं? ग्राम में मात्रा निकालने के लिए हम यहां पर मोल इंटू अणुभार, मोल की संख्या हो गई 2, अणुभार हो गया 17, और ग्राम में मात्रा हो गई 34 ग्राम। तो इस तरह मोल के अनुसार मात्रा रहेगी 2 मोल, और ग्राम के अनुसार मात्रा आएगी इसकी 34 ग्राम। तो इस प्रकार हम सीमांत अभिकारक की सहायता से बनने वाले उत्पाद की मात्रा का निर्धारण कर सकते हैं। अब देखिए कुछ प्रश्न और देखते हैं इसके। इसमें एक प्रश्न दिया हुआ है, A प्लस B2 इज इक्वल AB2। अब आपसे कह रहा है कि A के 300 परमाणु, A के 300 परमाणु और B के 200 अणु। तो इसमें अपने को एक तो बताना है सीमांत अभिकारक कौन है, एक तो हमें बताना है सीमांत अभिकारक कौन है, और सीमांत अभिकारक के साथ साथ हमें बताना है उत्पाद की मात्रा। देखिए हम कैसे बताएंगे? हमें यहां पर दिखाई दे रहा है, इसमें प्रश्न के अनुसार हमें दिखाई दे रहा है, इसमें इसका 1 परमाणु है, समीकरण के अनुसार 1 परमाणु, और इसका है 1 अणु, और इसका भी यहां पर है
एक अणु। अब आप जरा इसको देखिए, इसमें Ab2 एक अणु है और इसका भी एक अणु और इसके 300 परमाणु। तो एक परमाणु के साथ एक अणु क्रिया करता है, तो 300 परमाणु के साथ 300 अणु क्रिया करेंगे। पहले तो हम इस समीकरण को देख रहे हैं, इस समीकरण के आधार पर हमने ये लिखा, एक परमाणु एक अणु एक अणु, यानी एक परमाणु A B2 के एक अणु से क्रिया करेगा और Ab2 का एक अणु बनाएगा। तो फिर A के 300 परमाणु को क्रिया करने के लिए 300 अणुओं की आवश्यकता होगी। 300 परमाणुओं को क्रिया करने के लिए 300 अणुओं की आवश्यकता होगी, जबकि उपलब्ध अणुओं की संख्या है केवल 200। इसका अर्थ ये निकला, ये हो जाएगा आपका सीमांत अभिकारक। क्या हो जाएगा? सीमांत अभिकारक। भाई एक परमाणु से क्रिया एक अणु कर रहा है, तो 300 परमाणु से क्रिया करेंगे 300 अणु, जबकि अणुओं की संख्या केवल है 200, यानी अणुओं की संख्या रहेगी कम, अणुओं की संख्या कम रहेगी, इसका अर्थ सीमांत। अब उत्पाद की मात्रा कैसे बनेगी? B का एक अणु Ab2 का एक अणु बनाता है, इसके बनने वाले अणुओं की संख्या होगी 200। मैंने भी आपको बताया, उत्पाद की जो मात्रा होती है, उत्पाद की मात्रा का निर्धारण सदैव सीमांत अभिकारक के द्वारा किया जाता है। तो इस आधार पर जो है आपके Ab2 अणुओं की संख्या जो आएगी वो 200 आएगी। वो किस आधार पर निकाला हमने? सीमांत अभिकारक B2 अणु के आधार पर निकाला। अब एक इसका दूसरा एग्जाम्पल, दूसरे एग्जाम्पल में 2 मोल A और 3 मोल B। इसी प्रश्न में अभिक्रिया 2 मोल और 3 मोल। अब आप देखिए, अब सीमांत अभिकारक कौन हुआ? इसका 1 मोल, इसका 1 मोल और इसका 1 मोल, 1 मोल 1 मोल और 1 मोल। तो 2 मोल से 2 मोल की क्रिया होगी। आप इसको मोल के अनुसार अगर हम इसको लिख देते हैं, मोल के अनुसार अगर हम प्रश्न को हल करें, तो इसका आपको अभिक्रिया में दिखाई पड़ रहा है 1 मोल, इसका अभिक्रिया में दिख रहा है 1 मोल, और इसका भी हमें अभिक्रिया में दिख रहा है 1 मोल। संतुलन के लिए आवश्यक अंकों की जो संख्या होती है, उन अंकों की संख्या के अनुसार हम मोल मानते हैं। 1 मोल 1 मोल और 1 मोल। और प्रश्न में क्या दिया है? प्रश्न में दिया हुआ है इसके 2 मोल है, इसके 3 मोल है। तो पहले तो हमें बताना सीमांत कौन होगा, और फिर हमें बताना उत्पाद की मात्रा क्या होगी। तो 1 मोल से 1 ही मोल क्रिया करता है, तो 2 मोल से 2 मोल क्रिया करेंगे। इसका 1 मोल इसका फालतू बचेगा, इसका तो बचेगा लेकिन इसका समाप्त हो गया। तो जहां पर मोल कम पड़ जाएंगे, भाई अगर हम इसके 3 मोल लेंगे तो इसके 3 मोल से इसके 3 मोल क्रिया करने चाहिए, जबकि इसके मोलों की संख्या क्या दिख रही है? 2। 1 से 1 तो 2 से 2 करेंगे यानी 1 बचा, या 3 से 3 करेंगे, इसमें 1 कम पड़ गया। जहां कम है वो सीमांत, जहां मोलों की संख्या कम होगी वो क्या हो जाएगा? सीमांत अभिकारक होगा। अब उत्पाद की मात्रा 2 मोल, कारण सीमांत अभिकारक A है और सीमांत अभिकारक A के द्वारा ही यहां पर उत्पाद के बनने की मात्रा का निर्धारण किया जा सकता है। तो इस तरह सीमांत अभिकारक का मतलब हुआ कोई भी अभिकारक पदार्थ जो अभिक्रिया में बने हुए उत्पाद की मात्रा का निर्धारण कर सके, वो पदार्थ जो है आपका सीमांत अभिकारक के नाम से जाना।
बेटा अगला इसका टॉपिक आता है विलयनों की सांद्रता। अब बेटा विलयनों की सांद्रता का अर्थ होता है विलयन या विलायक के दी गई मात्रा में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा। विलयन या विलायक की दी गई मात्रा में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को हम विलयन की सांद्रता कहते हैं। कोई भी विलयन या विलायक दोनों अलग अलग स्थितियां हो सकती हैं, अलग अलग प्रकार की सांद्रताएं हैं। सांद्रताओं को हम अलग अलग तरीकों से व्यक्त करते हैं। तो किसी में विलयन लिया जाता है, किसी में विलायक लिया जाता है। तो विलयन या विलायक की दी गई मात्रा में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। अब सांद्रताओं को व्यक्त करने के विभिन्न प्रकार के तरीके हैं। जैसे एक तरीका होता है द्रव्यमान प्रतिशत। सांद्रता व्यक्त करने का एक तरीका है द्रव्यमान प्रतिशत। इसको हम लिखते हैं W/W। इसको व्यक्त करने का तरीका है W/W, स्मॉल w/ कैपिटल W। अब द्रव्यमान प्रतिशत, प्रतिशत जहां भी आ गया इसका मतलब 100 में से हम गणना करेंगे। द्रव्यमान के साथ लगा हुआ है प्रतिशत, प्रतिशत का अर्थ हुआ हमें गणना करनी है 100 में। तो 100 ग्राम विलयन में उपस्थित 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्रामों में मात्रा। इसका अर्थ होता है 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। तो द्रव्यमान प्रतिशत का अर्थ हुआ हम प्रतिशत मतलब 100 में गणना करेंगे, और द्रव्यमान W/W का मतलब विलेय पदार्थ भी द्रव्यमान के रूप में लिया जाएगा और विलयन भी द्रव्यमान के रूप में लिया जाएगा। विलेय को भी द्रव्यमान के रूप में और विलयन को भी द्रव्यमान के रूप में। तो 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्रामों में मात्रा, इस मात्रा को हम नाम दे सकते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। इसे ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। विलेय पदार्थ का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। तो इसके सूत्र की सहायता से हम द्रव्यमान प्रतिशत को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मैं आपको इसका एक उदाहरण दूं, 20 ग्राम चीनी को जल में विलय करके 500 ग्राम विलयन बनाया गया। बीस ग्राम चीनी को जल में विलय करके 500 ग्राम विलयन बनाया गया। विलयन की सांद्रता को द्रव्यमान प्रतिशत में व्यक्त करो।
अब बेटा देखो कैसे इसको व्यक्त करेंगे। हमारे फॉर्मूले के अनुसार विलेय पदार्थ का द्रव्यमान विलेय पदार्थ के रूप में चीनी है। चीनी को पानी में घोला गया, जिस पदार्थ को घोला जाएगा जिसकी मात्रा कम होगी वो पदार्थ कहलाता है विलेय। तो चीनी हो गई आपकी 20 ग्राम विलेय पदार्थ। विलयन का द्रव्यमान दिया हुआ है आपको 500 ग्राम अपॉन 500 इंटू 100। सॉल्व करेंगे आप, इसे लिखा जाएगा 4% W/W। तो इस तरह से हम चीनी के विलयन की सांद्रता, चीनी के विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत में सांद्रता हो जाएगी 4%। यानी 20 ग्राम चीनी को हमने पानी में घोला, 500 ग्राम विलयन बनाया, विलयन की सांद्रता हो जाएगी यहां पर आपकी 4% W/W। अच्छा, इस प्रश्न में एक और स्थिति हो सकती थी। एक और स्थिति जैसे आपसे कहा जाता 50 ग्राम यूरिया 450 ग्राम पानी में विलेय किया गया। पचास ग्राम यूरिया 450 ग्राम पानी में विलेय किया गया। द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो। द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो। अब देखिए, इसमें यूरिया की मात्रा है, यूरिया की मात्रा 50 ग्राम। विलेय पदार्थ का द्रव्यमान हो गया आपका 50 ग्राम और विलयन का द्रव्यमान। अब देखिए, विलयन के द्रव्यमान में दो चीजें होती है। विलयन आपका दो चीजों से मिलकर बनता है, विलेय और विलायक। तो विलेय पदार्थ तो हो गया 50 ग्राम, विलायक हो गया 450 इंटू 100, 50। अब इसमें आप इन दोनों को ऐड करेंगे, विलेय और विलायक को जोड़ेंगे, जब जाके आपको विलयन का द्रव्यमान मिलेगा। अब ये हो जाएगा 10% W/W। तो इन दोनों प्रश्नों में एक छोटा अंतर है, उसका हमें ध्यान रखना होता है। यहां प्रश्न में आपको डायरेक्ट विलयन का द्रव्यमान दिया हुआ है। पहले उदाहरण में आपको डायरेक्ट ही विलयन का द्रव्यमान दिया हुआ है, जबकि दूसरे उदाहरण में आपको विलयन का द्रव्यमान अलग नहीं दिया। आपको विलेय का द्रव्यमान अलग दिया है, विलायक का द्रव्यमान अलग दिया हुआ है, और दोनों के द्रव्यमानों का जब आप योग करेंगे तो आपको जो है यहां पर विलयन के द्रव्यमान को, विलयन का द्रव्यमान प्राप्त होता है। तो इस आधार पर हम यहां पर दोनों स्थानों पर द्रव्यमान प्रतिशत को ज्ञात करते हैं। हमें ध्यान रखना चाहिए कि आपको प्रश्न में दिया क्या है, विलयन दिया है या विलायक दिया है। विलयन दिया है तो आप डायरेक्ट यहां पर विलयन के द्रव्यमान का मान रखोगे, और अगर आपको विलायक दिया है तो विलेय और विलायक दोनों को जोड़ोगे, जब जाकर के विलयन का द्रव्यमान हमको प्राप्त हो। तो इस तरह से हम यहां पर द्रव्यमान प्रतिशत को ज्ञात कर सकते हैं।